आज हम बात करेंगे उदारवाद के बारे में। ब्रिटेन में उदारवाद की किस तरह से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई उदय होता है, और उसकी फिर संकल्पना क्या थी, कैसे उसका विकास होता है, और फिर आधुनिक काल से पहले का जो उदारवाद है उसे क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं, और फिर इसके क्या मतलब एक तरह से परिणाम निकलते हैं। सारी बातों का अध्ययन हम आज एक तरह से उदारवाद के विषय में करेंगे। तो उदारवाद से पहले की जो व्यवस्था है उसमें अगर हम कहें कि जैसे राजतंत्र था, इंग्लैंड में शुरू से ही राजतंत्र है, आज भी राजतंत्र है, क्योंकि आज भी वहाँ पर राजा का पद है, और एक तरह से उसके मतलब राजतंत्र के होते हुए भी वहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से एक राजा का जो पद है आज, वो एक संवैधानिक मुखिया का पद है, तो राजा को ज़्यादा अधिकार नहीं है। एक तरह से जो अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं, यानी एक तरह से वो देश का मुखिया होता है, मगर उसके नाम पर काम सारे प्रधानमंत्री करता है। तो वैसी ही कंडीशन हमें इंग्लैंड में दिखाई पड़ती है। इंग्लैंड में मगर ये है कि उदारवाद का जो उदय हुआ वो बाकी देशों से पहले हो चुका है। जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, और उसी तरह से बाकी जो देश थे यूरोप के, उन देशों में अमूमन हम यही देखते हैं कि एक तरह से धीरे धीरे अगर हम देखते हैं कि भाई जो राजतंत्र है, खासकर पुनर्जागरण के बाद, वो राजतंत्र शक्तिशाली होता है, राष्ट्रीय राज्यों का उदय होता है, और राजतंत्र के बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक तरह से जनता के अधिकारों का आनंद होता है। मगर उसके विपरीत अगर इंग्लैंड की हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में हमें वैसी व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती जैसी बाकी यूरोप में दिखाई पड़ती है। तो इंग्लैंड में परिस्थितियां कुछ अलग थी, और उन परिस्थितियों में एक जो महत्वपूर्ण घटना घटती है 1215 की मैग्ना कार्टा घोषणा जो होती है, जब राजा ने पहली बार अपने अधिकार छोड़े थे और अधिकार सामंतों के तरफ एक तरह से उसने किया था। तो वहाँ से हम कहते हैं कि एक तरह से जो क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसकी शुरुआत एक तरह से इंग्लैंड के केस में होती है। तो ये सारी चीज़ें का अध्ययन हम इस एक तरह से आज के इस कॉन्टेक्स्ट में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि उदारवाद से पहले जो घटना होगी वो होगी अनुदारवाद, यानी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव व्यवस्था होती है जहाँ पर वो अपने ऊपर कोई भी अंकुश नहीं रखती, कोई भी अंकुश नहीं रखती, यानी उस शासन या प्रजा शासन प्रणाली के ऊपर जनता का या फिर उसके जो एक तरह से सामंत वर्ग था उसका कोई राजा के ऊपर पर एक तरह से हम ये नहीं मानते हैं कि उनका कोई अंकुश रहा होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं, और फिर हम धीरे धीरे ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रिटेन में जो राजतंत्र है वो अनुदारवाद को छोड़ करके उदारवाद की तरफ चला गया। तो उदारवाद के बारे में प्रोफेसर लॉस्की कहते हैं कि एक चित्तपत्र उदारवाद एक टेम्परामेंट की अपेक्षा किसी मत की अभिव्यक्ति कम है। यानी वो कहते हैं ना कि टेम्परामेंट, यहाँ पर टेम्परामेंट के अर्थ ये है कि उदारवाद कोई लिखित में नहीं था, यानी उदारवाद कोई लिखित में चीज नहीं होती है। उदारवाद बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे मतलब उदारवाद कहीं से भी हमें ये दिखाई नहीं पड़ता है कि कहीं से भी ये गारंटीड नहीं होता है। जिस तरह का संविधान होता है उसमें गारंटीड होते हैं आपके अधिकार ये, मगर उदारवाद जो पहले की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे गारंटीड नहीं था। यानी हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे उदारवाद की जो व्यवस्था है वो आदमी के टेम्परामेंट यानी उसके स्वभाव के ऊपर डिपेंड करती है, राजा के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना वो छूट देना चाहता है, कितनी नहीं देना चाहता है। तो प्रोफेसर लॉस्की यही कहते हैं। उसके बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई सेवाइन जो है वो कहता है कि उदारवाद मध्यम वर्गीय सामाजिक दर्शन का एक नया रूप था जिसने प्राकृतिक
अधिकारों के दर्शन को संशोधित किया और उसको अंशतः प्रतिपादित किया। दूसरे कुछ लेख योग ये भी कहते हैं कि उदारवाद के दो अर्थ हैं, एक तरह से एक लोकतंत्र, दूसरा एक तरह से व्यक्तिवाद। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अधिकारों का एक तरह से समावेश जो किया गया वो मिला जुला है। अधिकारों का जो समावेश किया गया वो एक तरह से मिला जुला है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको कि भाई जिस प्रकार से हम इतिहास की बात करते हैं तो उदारवाद पहली अवस्था है जो लोकतंत्र की तरफ देखी जाती है। उससे पहले की जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक तरह से वो कहते हैं ना कि मानव के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करती है। और पहली बार उदारवाद के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि मानव को जो प्राकृतिक अधिकार थे वो मिलने की संभावनाएं मतलब एक तरह से दिखाई पड़ती है। तो एक तरह से अगर हम कहें कि जिस प्रकार से जो इसका एक जो मूल सिद्धांत है उसमें कहते हैं कि भाई महत्वपूर्ण तथ्य जो है मानवीय बुद्धि है और विवेक में है, यानी विवेक में आस्था एक तरह से। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब भाई राजनीतिक उदारवादी राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे एक तरह से। यानी जो आज हमें एक तरह से लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है हर प्रकार की, यानी हम कहते हैं कि मतलब एक तरह से सिद्धांतिक रूप से हम कहते हैं कि मानव को अपनी हर प्रकार की अभिव्यक्ति करने का अधिकार है बशर्ते वो सुसंगत हो। तो ये जो शुरुआत आज हमें जो अल्टीमेट जो एक तरह से राइट मिला है उसकी शुरुआत एक तरह से हम कह सकते हैं कि उदारवाद से होती है। यानी एक तरह से प्राकृतिक जो अधिकारों की जो हम बात करते हैं वहां से ये सारी कहानी शुरू होती है। तो ये जो व्यवस्था है इसके हम कह सकते हैं मतलब भाई फिर धीरे धीरे इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो इंग्लैंड में सबसे पहले जो सारा जो सिस्टम हुआ इंग्लैंड में जो उदारवाद है उसमें कहते हैं खासकर दो पार्टियां रही, एक टोरी पार्टी और दूसरी विग पार्टी। जो विग दल था वो उसके रूप में हम कह सकते हैं कि भाई लिबरल पार्टी के रूप में इनको जाना जाने लगा। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति द्वारा ये एक समय ये घटना के परिणाम से अर्थ नहीं है बल्कि 2 शताब्दियों की प्रक्रिया का परिणाम एक तरह से। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो हम काम बात इसमें बात करते हैं वो रहता है कि 1215 का जो मैग्ना कार्टा था उस मैग्ना कार्टा की घोषणा में ये पहली बार राजा ने कुछ अधिकार छोड़े और उन अधिकार छोड़ने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम एक तरह से शुरुआत मानते हैं उदारवाद की। और जो महत्वपूर्ण जो पड़ाव इसमें हम जो देखते हैं वो 1688 की शानदार क्रांति है। 1688 में इंग्लैंड में जिसे कहते हैं कि गौरवमयी क्रांति भी हुई। और ये जो क्रांति है इस क्रांति के बाद हम कह सकते हैं कि उदारवादी से क्लासिकल उदारवाद के जैसे चरम युग कह सकते हैं वो चीज हमें देखने को मिलती है। जब 1215 की हम बात करते हैं खासकर तो उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से उसमें जो राजा जॉन था वो 63 धाराओं का एक परिपत्र तैयार करता है जिसमें राजा अपने अधिकार छोड़ता है और सामंतों को अधिकार मिलते हैं। पहली बार ये घटना होती है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो तानाशाही व्यवस्था थी या निरंकुश व्यवस्था थी उससे भी एक तरह से मतलब एक छुटकारा मिलने की कहानी शुरू होती है। मगर धीरे धीरे वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश 1603 से लेकर 1688 तक उसने राजा की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुरूप एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई दोबारा से एक तरह से वो कहते हैं निरंकुश शासन स्थापित करने की कोशिश की। तो जो 1688 तक यानी स्टुअर्ट जो राजवंश था उस राजवंश तक हम ये कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से हमें ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे एक तरह से जो वो है ना कि एक बार वो कहते हैं कि भाई आपको पकड़ लिया फिर आपको छोड़ दिया और फिर दोबारा पकड़ते हैं। जब पहली बार आपको पकड़ा गया या आपके अधिकार छीने गए और फिर उसमें आदमी प्रतिरोध नहीं करता है, किसी प्रकार का विरोध भी नहीं करता है। मगर जब धीरे धीरे अगर हम उसको अधिकार देना शुरू कर देते हैं और फिर अधिकार देने के बाद दोबारा से उसके अधिकारों का हनन होता है तब वो शांत नहीं बैठता है। तो वही घटना हमें इंग्लैंड के इतिहास में इस तरह से देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं 1688 की जो गौरवमयी क्रांति थी उसकी बात करते हैं। तो इस क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से जो 1642 से लेकर 1649 तक
जो इंग्लैंड में गणतंत्रीय प्रणाली थी उसकी बागडोर एक तरह से जनता के हाथ में रहती है। 1642 में राजा राजा चार्ल्स फर्स्ट उसको फांसी दी जाती है जनता के द्वारा। ये पहला घटना थी। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे अगर आपको ध्यान में हो, जब भारत आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए की ट्रायल चल रही थी 1945 में, और दिल्ली में जो लाल किला का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई लाल किला में जो कहते हैं ना फेमस जो मुकदमा चला था, जिसमें भोला भाई देसाई था, सर डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन लोगों ने बहुत सालों बाद वो कहते हैं ना कि वकीलों का चोगा पहना था, और वो लोग जाते हैं और इसमें बहस होती है। बहस ये थी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो पक्ष था वो कहती है कि भाई अब जो आईएनए उसने महारानी के खिलाफ एक तरह से युद्ध की शुरुआत की। तो भोला भाई देसाई वहां पर जो काफी वृद्ध हो चुके थे, वो कहते हैं बड़े धीरे से कि आईएनए तो युद्ध की शुरुआत की आपने बात लगाई, मगर ब्रिटेन ब्रिटेन की जनता ने, हमने तो मतलब हमारी जो आर्मी है उसने तो युद्ध की शुरुआत की, युद्ध की घोषणा की, मगर ब्रिटेन की जनता ने तो ब्रिटेन के राजा को फांसी दे दी थी। उसका क्या किया आप लोगों ने? उसको तो आपने बिल्कुल वो कहते ना कि उसको तो छोड़ दिया। हमने तो युद्ध की बात की, हम तो रैली तक पहुंचे भी नहीं है। हालांकि फिर वो जो मुकदमा था उसमें वो लोग हार जाते हैं, मगर फिर वायसराय अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जितने भी जो तीन थे, शहनवाज ढिल्लो और प्रेम सहगल और एक और था, कौन सा था, गुरमीत सिंह शायद, तो तीनों थे, एक सिख था, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, तो तीनों अलग अलग थे। तो वो एक मतलब इस रेफरेंस में वो बात आती है कि भाई जो जनता की जो पावर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जनता है उसके पास वो कह सकते हैं कि बड़ी असीमित पावर भी दिखाई पड़ती है। एक तरह से जो सारी घटनाएं हैं उसका एक तरह से कहीं ना कहीं हम शुरुआत करते हैं 1215 से, यानी जनता इस तरह का वो कहते हैं कि बिल्कुल अतिवादी कदम उठा पाई। तो दूसरी बात ये आती है कि भाई स्टुअर्ट्स वंश का जो राजा था जेम्स सेकेंड, जेम्स द्वितीय, उसने निरंकुशता का शासन करना शुरू कर दिया एक तरह से, और जनता ने उसके अड़ियलपन से आकर विद्रोह कर दिया, और उसकी जो बेटी थी मैरी और दामाद जो हॉलैंड का राजा था विलियम, उसको बुलाया और राजा को अल्टीमेटम दिया कि या तो आप गद्दी छोड़ दें या फिर हम आपको आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। तो राजा ने बड़ी बदली की शालीनता से गद्दी छोड़ दी, और मैरी और विलियम 1688 में दोबारा से एक तरह से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई हॉलैंड से आकर वो इंग्लैंड की रानी बनती। और फिर एक तरह से बहुत सारे यानी संसद की सर्वोच्चता स्थापित होती है। यहाँ पर संसद को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल पीरियड था उदारवाद का, वो क्लासिकल लिबरलिज्म की शुरुआत या फिर चरम सीमा एक तरह से हम इसको मानते हैं एक तरह से। और 1689 में यानी 1688 में जब ये राजा बने, राजा रानी बने, तो इन्होंने अधिकारों की घोषणा की, यानी अधिकारों की रक्षा की घोषणा की। और 1689 में बिल ऑफ राइट्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई अधिकार कौन कौन से आपको दे दिए गए, जो उससे पहले नहीं था। उससे पहले ये होता था कि भाई धीरे धीरे एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई राजा एक तरह से आपको अधिकार दे रहा था, और उन अधिकारों के बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो राजा है उसको अधिकार छोड़ने पड़ते हैं। तो छोड़ने पड़ते हैं उसको एक तरह से अधिकार। बस यही, तो अधिकार उसको छोड़ने पड़ते हैं उनको। तो ये जो घटना है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से एक तरह से क्लासिकल जो लिबरलिज्म था उसकी शुरुआत हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और बिल ऑफ राइट्स के द्वारा हम कह सकते हैं संसद का सर्वोच्च स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली थी वो स्थापित होती है।
नियमित अधिवेशन होते हैं। ब्रिटेन की तो संसद की स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। संसद की सर्वोच्चता है शक्तियों का पृथक्करण यानी अलगाव हुआ। एक तरह जैसे जो होती है ना कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सारी जो शक्तियाँ होती हैं इनका सब एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग भी एक तरह से विस्तार होता है, या फिर एक तरह से अलग अलग इनका अस्तित्व सामने आता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, प्रेस की स्वतंत्रता की बात आती है, ये सारी बातें निश्चित की गई बिल ऑफ राइट्स में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सारी बातें थी, एक तरह से ये सारी वो व्यवस्था थी जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे इंग्लैंड में एक तरह से जो वो कहते हैं ना कि लोकतंत्र की शुरुआत इस बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं। और उदारवाद के इन्हीं सिद्धांतों का जोर जोर से लोग, एक इतिहासकार थे या फिर एक रचनाकार थे उसमें से, उन्होंने अपनी रचना द सिविल गवर्नमेंट ऑफ सिविल गवर्नमेंट उसमें वो करते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि मतलब भाई इसके माध्यम से, और फिर वहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, एडम स्मिथ और जेरमी बेंथम। एडम स्मिथ के बारे में कहते हैं कि उसने जो इंग्लैंड के माध्यम के साथ साथ जो पश्चिमी दुनिया थी उसमें वाणिज्यवाद के बाद से जितने एक तरह से हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जितने भी वो कहते हैं ना कि जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, क्योंकि वाणिज्यवाद में हम देखते हैं कि जो ट्रेड है वो सारा सरकार के अधीन होता है। और उसकी ट्रेड वाणिज्यवाद की अगर आपको ध्यान में हो तो जो मूल विशेषता थी वो ये था कि भाई अधिक से अधिक जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो इकट्ठी करनी है, खर्च नहीं करनी है। तो जो एक तरह से हम एस्पेक्ट जो देखते हैं वो एस्पेक्ट ऐसा ही है कि वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो व्यवस्था बनती है उस व्यवस्था में हम कह सकते हैं कि मतलब भाई अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और एडम स्मिथ फिर एक तरह से व्यापार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर व्यापारिक जो कौन सा किस व्यक्ति कौन व्यापार किस प्रकार का व्यवसाय अपनाएगा, उसमें सारे सब बातों में वो एक तरह से स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसको आगे चलकर हम कहते हैं कि मुक्त व्यापार की नीति यानी मुक्त व्यापार। हालांकि जब हम इसको एक तरह से जो एशियाई कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये जो मुक्त व्यापार की नीति थी ये काफ़ी मतलब एक तरह से डामाडोल सी नीति थी। अगर पश्चिम के लिए हो सकता है कि ये एक तरह से वो रही होगी, पश्चिम की दुनिया के लिए हो सकता है कि ये चीज़ रही होगी उस तरह की, और जिसका हम कह सकते हैं कि भाई धीरे धीरे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो व्यवस्था है, क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में या फिर एशियाई कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करें तो मुक्त व्यापार की नीति वैसे तो होनी चाहिए कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार करे, मगर धीरे धीरे जब भारत के बारे में बात आती है या फिर एशिया के बारे में बात आती है, अफ्रीका के बारे में बात आती है, तो अफ्रीका के जो लोग हैं या फिर एशिया के जो लोग हैं वो उस नीति से एक्सक्लूडेड अलग है, यानी वो ब्रिटेन के लोगों के लिए नीति है कि ब्रिटेन के लोग भारत के साथ मुक्त तरीके से व्यापार कर सकते हैं, भारत के लोग नहीं कर सकते। तो ये जो सारी घटनाएं हैं इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि एडम स्मिथ ने भी उदारवाद को आगे बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेरमी बेंथम और जेम्स मिल को उपयोगितावादी एक तरह से कह सकते हैं कि विचारधारा, उदारवादी विचारधारा विकसित करने के साथ साथ उपयोगितावादी एक तरह से इन्होंने व्यवस्था दी, और इसमें इन्होंने रखा कि सबसे अधिक लोगों की सबसे अधिक भलाई, यानी जो उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, यानी जेरमी बेंथम और जेम्स मिल ने जो कहा कि सबसे अधिक लोगों की यानी एक समय में सबसे अधिक लोगों की भलाई, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई और वो भलाई भी सबसे अधिक, यानी ये नहीं कि मतलब 1% 2%, यानी मैक्सिमम कितनी भलाई हो सकते हैं, इसे वो उपयोगितावाद एक तरह से कहते हैं। तो एक तरह से ये जो व्यवस्था है इसने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया, और बल देने के साथ साथ फिर हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड के जो राजनेता थे वो उस विचारधारा से बड़े प्रभावित होते हैं, और धीरे धीरे वो फिर हम कह सकते हैं कि मतलब इंग्लैंड में एक वो कहते हैं ना कि प्रक्रिया बन जाती है। यही तो कारण है कि मतलब इंग्लैंड में 2 दल बने जिसमें टोरी दल और विग पार्टी। टोरी दल कंजर्वेटिव था, मगर उसके खिलाफ जो एक तरह से विग पार्टी जो आगे चलकर लिबरल पार्टी के नाम से फिर या फिर एक तरह से जो लेबर पार्टी है उसके नाम से जानी जाती है, यानी वो मजदूरों की आम आदमी की जो बात उठाती है उसके हिसाब से एक व्यवस्था बनती है। तो इसके पीछे जो ये जो पार्टियां बनी है इसके पीछे एक पूरी ऐतिहासिक वो संरचना का प्रक्रिया में दिखाई पड़ती है। और फिर हम कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड में और फ्रांस में जो क्रांतियां हुई उन क्रांतियों के माध्यम से भी फिर हम कह सकते हैं कि भाई
एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो राष्ट्रवाद की बात कर लो, चाहे फिर एक तरह से व्यक्तिवाद की बात कर लो, स्वतंत्रता की बात कर लो, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की बात कर लो, सारी जो विचार थे ये भी यहाँ पर हमें इंग्लैंड में उस तरह से देखने को मिलते हैं। 1776 में अमेरिका क्रांति होती है, 1789 में फ्रेंच की क्रांति होती है, जहाँ पर एक तरह से ये जो कहते हैं व्यक्ति मात्र की जो स्वतंत्रता की भावना है वो विकसित होती है। तो इन्होंने भी काफी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो सारा विचार था वो दिया। तो ये एक तरह से जो सारी घटनाएं हैं ये हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी से पहले का जो एक तरह से हम देखते हैं कि जो एक तरह से उदारवाद जो हम देखते हैं, उस उदारवाद में हमें ये चीज दिखाई पड़ती है। यानी क्लासिकल जो लिबरलिज्म है उसकी शुरुआत हम मानते हैं 1215 से शुरुआत है, और 1688 से फिर हम कह सकते हैं कि उसका एक चरम युग आ जाता है। काम वो कह सकते हैं कि जो 1689 का जो बिल ऑफ राइट है, और फिर एक तरह से जो फ्रांस की क्रांति होती है या फिर अमेरिका की क्रांति होती है, वहां तक वो एक तरह से हम कह सकते हैं क्लासिकल युग है। 19वीं शताब्दी में खासकर जब हम 1832 के संविधान संसदीय सुधार की बात करते हैं, तो वहां से हम एक तरह से आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं। तो इसके ऊपर फिर हम कल चर्चा करेंगे, कल इसको पूरा एक तरह से चैप्टर खत्म कर देंगे हम। तो इसमें कोई आपको मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं क्लासिकल जो लिबरलिज्म था उसके बारे में किसी को कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आई हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बताओ भाई। क्या आगे समझ में नहीं आई किसी को? पिंकी नीचे पूछ ले बेटा, ये बतेरी प्रियंका, कोई तो बता दो। क्या बात, सारे सो गए क्या? आवाज आ रही है? भाई कोई क्लास में है कि आपने कैमरे ऑन करना, एक बार दिखा सारे। सर ये उपयोगितावाद था। चलो थैंक यू प्रियंका। आगे सर। उपयोगितावाद ये था कि मतलब भाई सबसे अधिक लोगों की सबसे अधिक भलाई, यानी एक हमारे जितने भी कार्य हों, कोई भी नीति बने, कोई भी प्रोजेक्ट बने, या कोई भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि नीति। सर उपयोगितावाद की डेफिनेशन दी है? उपयोगितावाद के बारे में तो बता रहा हूँ मैं। उपयोगितावाद ये था कि मतलब कट के आ रही है आपकी आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? भाई मेरी तरफ से तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि नेट भी ठीक चल रहा है, और फिर हम कह सकते हैं कि मतलब भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इधर से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो शक्ल तो देखिए लोगों की, दो दिन कोई देखिए कोई। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे अधिक लोगों की सबसे अधिक भलाई, जो भी नीति बने उस नीति के माध्यम से, चाहे वो संसद के माध्यम से बनी हो, चाहे वो राजनीति के माध्यम से बनी हो, इकोनॉमिक नीति बनी हो, कोई भी ऐसी नीति हो जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई सबसे अधिक लोगों की सबसे अधिक भलाई। मेन आ रही है आवाज तो, मेन पर्सपेक्टिव यही था। सर आवाज नहीं आ रही है हमारे पास तो। वैसे तुम्हारा नेटवर्क कमजोर होगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, फिर कल इसका जो दूसरा पार्ट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और घर पे बैठ के बेटा पढ़ा करो थोड़ा बहुत।